कॉन्क्लेव पोल्यूशन का सॉल्यूशन। लगातार हम बातचीत कर रहे हैं पॉलिसी मेकर से, सरकार के नुमाइंदों से, और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस समस्या का समाधान क्यों नहीं निकलता है। अब हम बात करेंगे उन तमाम एक्सपर्ट्स से जिन्होंने इस दिशा में काम किया है। वो हमें आरोप प्रत्यारोप से दूर, सियासत से दूर, साइंटिफिकली हमें समझाएंगे कि आखिर ये पोल्यूशन का प्रॉब्लम जो है वो दिल्ली में इतना ज्यादा विकट क्यों हो जाता है, इसका सोल्यूशन क्या है, और क्या वाकई में सोल्यूशन पॉसिबल है, अगर है तो कितना वक्त लगेगा, और लो लाइंग फ्रूट यानी कि सबसे आसान सोल्यूशन कौन सा नजर आता है। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे पास एक शानदार पैनल मौजूद है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर भोलाराम गुर्जर हैं, डायरेक्टर हैं NITTR चंडीगढ़ से। हमारे साथ मोहन पी जॉर्ज हैं, फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर एंड सीनियर साइंटिस्ट दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल के। हमारे साथ सुनील दहिया हैं, फाउंडर एंड लीड एनालिस्ट एनवायरो कैटलिस्ट के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर भोलाराम जी, आपसे शुरुआत करती हूं मैं। एक दिल्ली वाले ये जानना चाहते हैं खास तौर से कि भाई दिल्ली के पोल्यूशन का सोल्यूशन है भी, या फिर मौसम ही इतना बेईमान है कि कभी इस प्रॉब्लम से निजात दिलाएगा ही नहीं। किसी ने कहा है कि यूं तो कम नहीं है मुश्किलें इंसान के आगे, लेकिन है गवारा सब कुछ ईमान के आगे। कहीं उजालों पे इल्जाम ना लग जाए, इस खातिर हम रख देते हैं दीपक तूफान के आगे। यहां दीपक का अर्थ है कि प्रयास क्या किया जाए। मुझे याद आता है 2003-4 में जब भी हम बात करते थे, उस समय भी पोल्यूशन की बात होती थी, और एक परसेप्शन बेस्ड ये था कि अधिकतर पोल्यूशन सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आता है। हमने पहली एमिशन इन्वेंट्री बनाई दिल्ली की। उस समय मैं मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट फॉर केमिस्ट्री जर्मनी में पोस्ट डॉक कर रहा था। दैट वाज द फर्स्ट एमिशन इन्वेंट्री। उसमें हमें पता लगा कि कुछ पोल्यूटेंट्स लाइक पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड एटसेट्रा, दे कम मेजरली फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स। और आपने देखा वो 2004 की स्टडी पब्लिश हुई और 2018 तक थर्मल पावर प्लांट्स यहां से हटा दिए गए, कोल बेस्ड। तो उस तरह से साइंस टाइम लेती है लेकिन पॉलिसी में आती है। उसी तरह से अगर हम देखें तो आज की क्या समस्या है, ये केवल दिल्ली की समस्या नहीं है, ये कंप्लीट नदर्न इंडिया की समस्या है, और ये मौसम से जुड़ी हुई है। क्योंकि गर्मियों में तो उस तरह की समस्या नहीं आती, क्योंकि वर्टिकल मूवमेंट ऑफ पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, और सर्दियों में बाउंड्री लेयर की हाइट बहुत कम हो जाती है, इसलिए उसको डिस्पर्शन के लिए जगह नहीं मिलती और वो कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो इसका मतलब हमें सोचना होगा कि जो स्रोत है उसको कम कैसे किया जाए। स्रोत कई तरह के हैं, डोमेस्टिक भी है, आपके ट्रांसपोर्टेशन व्हीकुलर पोल्यूशन है, या और भी कई बर्निंग सोर्सेज हैं। तो उस सोर्सेज पर हमें ध्यान देना होगा कि वहां पे हम कम कैसे करें। और साथ ही साथ ये भी है कि एक्टिविटीज को भी हम किसी तरह से अलग अलग तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सीधा साधा उपाय बताता हूं। क्या जरूरी है कि सारे ऑफिसेज 9 बजे ही खुलें? कुछ परिवर्तन भी हो सकता है, 1 घंटे बाद दूसरे ऑफिस खुलें, 1 घंटे बाद दूसरे ऑफिस खुलें। आपको जितना काम करना उतना कर सकते हैं, तो एटलीस्ट जो पीक एमिशंस हैं उससे हम बच सकते हैं। वेरी वैलिड पॉइंट सर। और भी बातें होंगी जी, लेकिन शुरुआत के लिए इतना काफी है। चलिए, धन्यवाद। तो शुरुआत हुई कि एक सजेशन आया है कि भाई ऑफिस टाइमिंग चेंज कर दीजिए, तो उससे फायदा भी मिलेगा। और कई विदेशों में भी देखा है हमने, जहां पर सुनील जी बहुत जल्दी ऑफिस स्टार्ट होते हैं, वो सूरज की रोशनी का ज्यादातर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और वहां जल्दी ही दिन शुरू हो जाता है। तो इसी बात को आगे बढ़ाएं, और आपकी नजर में क्या सोल्यूशन आपको नजर आता है जो थोड़ा लो लाएंगे कि भाई ठीक है, परमानेंट सोल्यूशन में टाइम लगेगा, अभी ये कर लो। देखिए, ये बात कि ऑफिसेज की टाइमिंग स्टैगर्ड होनी चाहिए। भारत जैसे देश में तो ये और ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे टाइम जोन ही अलग अलग है। बहुत बड़ा देश है, कहीं पर काफी जल्दी सुबह हो जाती है, कहीं पर काफी देर से सूरज निकलता है। तो स्टैगर्ड ऑफिस टाइमिंग डेफिनेटली होनी चाहिए। इवन विद इन ए सिटी, जो दिल्ली जैसे शहर में भी अगर हम स्टैगर्ड टाइमिंग करते हैं, उससे 3-4 फायदे होते हैं। एक तो जो मेट्रो इतनी ज्यादा भरकर चलती है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा मीन है, वहां थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी लोगों को। जो बसेज का नंबर लिमिटेड है, वो बसेज भी ज्यादा प्रयोग की जा सकेंगी। जो प्राइवेट कार लेकर के रोड पर निकलते और कंजेशन होता है, उसमें भी कमी आएगी। तो स्टैगर्ड ऑफिस टाइमिंग डेफिनेटली एक ऐसा समाधान है जो शॉर्ट टर्म में किया जा सकता है। इससे पहले आपने एक सवाल किया था कि पोल्यूशन कम क्यों नहीं हो रहा है, उसकी समस्या क्यों है और समाधान क्या होगा। जो सबसे बड़ी बात है, जो शायद काफी बार पहले भी बोला जा चुका होगा, कि साइंटिफिक डेटा की और टेक्निकल नो हाउ की कमी नहीं है, विल पावर की कमी है। और विल पावर की कमी भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही विल पावर नहीं है, एयर पोल्यूशन कम ही नहीं करना है। कोशिशें हो रही है पिछले 15 साल से
कम से कम हम कह सकते हैं कि उसकी वजह से जो पोल्यूशन लेवल 2015 में थे, आज भी अगर उतने ही या उसके आसपास पोल्यूशन लेवल है, जबकि जनसंख्या बढ़ी है, कारों की संख्या बढ़ी है, पेट्रोल डीजल कंजम्पशन बढ़ा है। इसका मतलब है कि पर यूनिट ऑफ एक्टिविटी इमिशंस कम हुए हैं, लेकिन क्वांटम काफी ज्यादा है। तो विल पावर थोड़ी सी है, उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं कि साफ हवा दे पाए। तो पहला उस पे काम करना होगा। दूसरा, हमारा जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है ना, कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम तो आ गया देश भर में पोल्यूशन कम करने के लिए, लेकिन उसको हमने इस तरीके से सिटी सेंट्रिक बना दिया कि हर सिटी को टारगेट दे दिए गए और उनको कुछ एक्शंस दे दिए गए। अब कोई भी शहर अपने पोल्यूशन को सिर्फ शहर के अंदर काम करके कम नहीं कर सकता, क्योंकि पोल्यूशन लगभग 40 से 50% शहर के बाहर से भी आता है। और अब तक किसी भी पॉलिसी के अंतर्गत ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो शहर के बाहर के पोल्यूशन को कम करने में एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर पाए। तीसरा जो है कि जब गवर्नेंस विल पावर आ जाएगी, गवर्नेंस स्ट्रक्चर भी आ जाएगा, उसके बावजूद हमें डेटा और टेक्निकल नो हाउ की जरूरत है। उसकी कमी नहीं है, हमारे देश में काफी सारा रिसर्च हो चुका है, काफी सारा डेटा है, लेकिन उसका क्या प्रयोग हम अपने डे टू डे इम्प्लीमेंटेशन के लिए कर रहे हैं, वो शायद नहीं हो रहा। उदाहरण के तौर पर दिल्ली के लिए एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है, जो सरकार IITM पुणे है, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर आता है, उन्होंने बनाया हुआ है। DPCC अपना काम कर रहा है, CPC भी कर रहा है, आसपास के स्टेट्स के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी मीटिंग्स करते हैं। लेकिन उस डेटा को जब हम ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू करते हैं, तो हम सिर्फ ये कह देते हैं कि कल से ये गाड़ी नहीं चलेगी, कल से इस गाड़ी की एंट्री नहीं है, कल से इस इंडस्ट्री को बंद कर दिया जाए। लेकिन कभी भी उस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को, जो कि हमें प्रोएक्टिव एक्शन लेने के लिए एक सिस्टम देता है, 3 दिन पहले नहीं किया जाता, यूज नहीं किया जाता। और उसके बाद जब वो एक्शंस इंप्लीमेंट किए जाते हैं, तो सारा जो डेटा हर इंडस्ट्री का, जितना हमारे पास सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास ऑपरेशन का और एमिशन का डेटा है, वो आता है। उसका प्रयोग नहीं किया जाता ये देखने के लिए कि इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से हुआ है। तो हमें टेक्निकली एंड डेटा को थोड़ा सा और अच्छे से प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, मोहन पिछवाड़ सर, आपने तो बहुत करीब से काम किया दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल के साथ, तो क्या सबसे ज्यादा आपको लगता है कि भाई ये हर्डल है, दिल्ली की हवा इस वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है और ये सबसे मुश्किल चुनौती है पोल्यूशन को सॉल्व करने में? देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं कहूं कि हमारा ज्योग्राफिकल लोकेशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जैसा कि मौसम के बारे में बताया, एक्सट्रीम मौसम होता है, उस वजह से समस्याएं आती हैं। ठीक है, वो तो हम उस लोकेशन में हैं, तो हमें उसको फेस करना ही पड़ेगा। जो दिल्ली की मेजर समस्या है, एक तो डस्ट है। समर में भी उसकी वजह से पीक आता है, विंटर में भी आता है। समर में क्यों आता है? बिकॉज डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं एंड विंड ब्लोन डस्ट इज हाई, सो PM10 विल बी मोर। विंटर में क्या होता है, जब आपका जो भी पॉल्यूशन है लगभग सेम होता है सारे सीजन में, लेकिन उसका डिस्पर्सन नहीं हो पाता, तो वो एक्यूमुलेट होने लगता है। उसकी वजह से विंटर में कंडीशन ज्यादा होती है। प्रोफेसर साहब ने बताया कि मिक्सिंग हाइट कम होती है, वो रीजन है। और दूसरा, कहीं ना कहीं जो मैं सबसे बड़ा रीजन मानता हूं, हमने और आपने इस समस्या को ओन नहीं किया कि ये कहीं ना कहीं मैं इसमें कुछ कर सकता हूं, इसकी हम कोशिश नहीं करते। हम ये मानते हैं कि कोई एजेंसी या सरकार उसको कम कर देगी, हम अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देते। आप देखेंगे, जब आप डिफरेंट सोर्स अपॉर्चुनिटी स्टडी देखिए, तो सेकेंडरी पार्टिकुलेट इज वन थिंग, खैर उसको अभी इस मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। बर्निंग, लोकल बर्निंग इज ए मेजर इश्यू। वी ऑलवेज सेज कि पंजाब से आया, पंजाब या नेबरिंग स्टेट से आया, सॉरी पंजाब मुझे नहीं बोलना चाहिए, नेबरिंग स्टेट से आया। तो वो बिटवीन 15 अक्टूबर एंड 15 नवंबर के बीच की बात है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, और इस साल तो इतना फ्लड आया था कि पंजाब से बर्न करने के लिए कुछ था नहीं। खैर, एनीवे, दैट्स अ वन वे ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि इस बार इतनी बुरी हालत थी, उसके साथ अगर वो और जुड़ जाता तो शायद हमने इससे भयावह स्थिति देखी होती। तो हमारा जो लोकल बर्निंग है, जो म्युनिसिपल वेस्ट है, इधर उधर पड़ा रहता है, उसको लोग जला देते हैं। दूसरा प्रॉब्लम हमारे साथ है, वी आर द ग्रीनेस्ट सिटी, ग्रीनेस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो उसके साथ क्या होता है कि प्रूनिंग करनी पड़ती है। प्रूनिंग, जो भी वेस्ट होता है उसको ले जाके हम कहीं ना कहीं एक पार्क में डालते हैं, डेजिग्नेटेड, नॉन डेजिग्नेटेड सारी चीजें हैं, और वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे वो बर्न हो जाता है। लोग उठाते हैं, ऑफ कोर्स इट्स सिलेंडर इज गिवन, एवरीथिंग इज गिवन, बट यू हैव टू, आपको वहां कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ता है, ये फ्री होता है, तो लोग उसको बर्न करते हैं।
हमें उसको रोकना पड़ेगा, हमें उनको ऑल्टरनेटिव देना पड़ेगा कि भाई यू डोंट बर्न बायोमास, आप ये कर लीजिए। क्योंकि किसी फ्लाईओवर के नीचे एक फैमिली बैठ के अगर लकड़ी पर खाना बना रहे हैं, मैं नहीं कह सकता कि नहीं आपका चूल्हा में बुझा दूंगा। नो, वी हैव टू गिव सम ऑल्टरनेट टू दैट। ये चीजें, तो अगर मैं ये सोचता हूं अगर दिल्ली में इसको काबू करना है तो रोड पे से जो डस्ट कलेक्ट हो रही है, इसी सिटी जहां पर करीब 100 के करीब मैकेनिकल स्वीपर्स चल रहे हैं, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि उसको मैं ले जाके कहां डिस्पोज कर रहा हूं। क्या मैं उसको प्रॉपरली डिस्पोज कर रहा हूं, वो दोबारा विंड ब्लो नहीं होगा। अगर वो नहीं कर पाए हम, तो ये हमारी असफलता। अगर एक आम भाषा में समझूं कि आपने सड़क से तो धूल हटा दी, जी ठीक है, लेकिन वो धूल जब इकट्ठी हुई उसको आपने डिस्पोज ऑफ कहां किया? पता चला वो उड़ के फिर इकट्ठे आ गई। मैंने ले जाके उसको लो लाइंग एरिया में डाला और फिर हवा चली और फिर वो विंड में आ गया, तो मेरा पूरा कोशिश बेकार हो गई। और उसी तरह जब तक रोड सरफेस अच्छी नहीं होगी, पोर्ट होल्स बंद नहीं करेंगे, तब तक ये मैकेनिकल स्वीपर्स जो है इनकी एफिशिएंसी ठीक नहीं होगी। ठीक है, बर्निंग बंद करिए, रोड को ठीक कर लीजिए, जो वेस्ट आप कलेक्ट करते हैं उसको डिस्पोज कर दीजिए, तो आपका बहुत कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए, तो ये बहुत जिसे कहते हैं लो लाइंग फ्रूट है कि ये बहुत इजीली हो सकते हैं। इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस का इंतजार कि भाई आपको पूरी बसेस बदलनी है, पूरे व्हीकल्स बदलने हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये बेसिक्स हैं जो अगर आप करेंगे तो 10, 20, 30% तो कम से कम सॉल्यूशन मिलेगा। ऑफ कोर्स सिग्निफिकेंट डिफरेंस यू विल मिलेगा। भोलाराम जी, अगर बात करें डस्ट की, जो सर ने कहा, अभी दिल्ली सरकार एंड टू एंड रोड कार्पेटिंग की बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, कि सारी रोड्स को इस तरह से कार्पेटिंग कर देंगे कि कुछ भी साइड में ब्राउन जोन ना रहे, तो धूल नहीं उड़े। क्या इतने से हो जाएगा या कुछ और भी करने की जरूरत है डस्ट को रिमूव करने से? क्योंकि हमने देखा विदेशों में दिक्कत नहीं है डस्ट की। विदेशों में जैसे मान लो आप यूरोप में जाएं तो वैसे टेम्परेचर का और मौसम का या वेदर का बड़ा इफेक्ट होता है, वहाँ पे उस तरह की आंधियाँ नहीं चलती हैं। अब अगर कारपेटिंग आप कर भी दें तो वो वाली बात है कि एक बीमारी को मिटाने के लिए आप दूसरी बीमारी पैदा कर देंगे, वो भी ठीक नहीं है। बिकॉज अगर पर्कुलेशन नहीं होगा वाटर का तो फिर आपके स्टॉर्म वाटर का कहाँ सॉल्यूशन निकलेगा। तो उस तरह की समस्याओं के समाधान के रास्ते मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। हाँ, अगर परफोरेटेड आप टाइल्स लगाएं या और दूसरे प्लांट्स वगैरह लगाएं, उस तरह की कुछ चीज़ें देखें तो वो एक सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो ये केवल दिल्ली की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। अर्बनाइजेशन जिस गति से बढ़ रहा है उसके ऊपर सोचना होगा। क्या हम डी अर्बनाइजेशन के बारे में नहीं सोच सकते? कारण ये है कि सारे के सारे लोग दिल्ली या बॉम्बे या मद्रास में ही क्यों आए, चेन्नई में क्यों आए? लेकिन सर, एक फैक्ट तो ये भी है ना कि देश के 44% राज्यों शहरों की हवा जो है वो अब क्रोनिक स्टेज में आ गई। ऐसा नहीं है कि बी और सी टाउन छूटे हुए इस प्रदूषण से, आज नहीं तो कल वो तरक्की कर रहे हैं, तो वहां भी ये होना ही है। तो मैं इसी बात पे आना चाह रहा था कि जब आप अगर एक ही सिटी को पॉपुलेटेड बनाएंगे तो वहां कंसंट्रेटेड हो जाएगी प्रॉब्लम। अगर आप जैसे पूरा के बारे में आपने सुना होगा, जो हमारे दिवंगत राष्ट्रपति थे, उन्होंने अब्दुल कलाम जी ने एक कंसेप्ट दिया था पूरा, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। अगर वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, अगर वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज हों, और एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा वेम्बू साहब का, श्रीधर वेम्बू साहब का, उन्होंने जोहो कंपनी का हेडक्वार्टर सिलिकॉन से सीधा अपने टाउन में ले आए तमिलनाडु में। उस तरह की अगर हम एक्टिविटीज़ को प्रोत्साहन दें तो जॉब अपॉर्चुनिटीज वहाँ पर भी हो सकती हैं। पॉपुलेशन का दबाव शहरों से कम हो सकता है, और ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये पूरा विशेष सर्किल है। पॉपुलेशन बढ़ेगा, एनर्जी नीड बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरतें बढ़ेंगी, उसको आप कम करेंगे तो डी अर्बनाइजेशन की तरफ हमें जाना पड़ेगा। ठीक, ये एक पॉलिसी में और उसके प्रोग्राम में आना चाहिए। लेकिन अपनी रूट्स छोड़ के कितने लोग, मतलब कई बार होता है कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, सभी आसपास ही बसना चाहते हैं, कोई भी अपने जॉब्स और स्कूल्स और तमाम चीजें उनको आसानी से छोड़ के जाने के लिए राजी भी, इसीलिए मेट्रोज होते हैं। सुनील जी, अगर हम बात करें, सोल्यूशंस हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो व्हीकल पॉल्यूशन कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और क्या वाकई में ई व्हीकल से ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है? जी, देखिए, सोर्स ऑफ ऑस्मेंट स्टडीज और इमिशन इन्वेंटरी जैसा प्रोफेसर साहब और जॉर्ज जी बता रहे थे, एक मुख्य कारण है, और अलग अलग सोर्स ऑफ ऑस्मेंट स्टडीज बताती हैं अलग अलग कंसंट्रेशन, लेकिन ऑन एन एवरेज 20 से 25%, यह अंडरस्टेटमेंट होगा थोड़ा सा, लेकिन ट्रांसपोर्ट सेक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर 25% के आसपास पोल्यूशन वहां से आता है। तो वैसे में भारत 6 आ गया है, ईवी पेनिट्रेशन हो रहा है,
थोड़ा सा इनका कंट्रीब्यूशन कम हुआ है पिछले 4-5 साल में, लेकिन व्हीकल्स का नंबर बढ़ता जा रहा है और ये जो गेन्स हमने अभी पिछले 4-5 साल में लिए थे वो नेगेट होने शुरू हो गए हैं और वापस से इसका इमिशन लोड बढ़ जाएगा और एयर पोल्यूशन लेवल कम नहीं हो पाएंगे। ऐसा ही 2001-2002 में जब सीएनजी आया था तो एक बार तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर का पोल्यूशन कम हुआ था, लेकिन फिर वो बसों का नंबर नहीं बढ़ पाया, कार बढ़ती गई, स्कूटर बढ़ते गए, बाइक्स बढ़ती गई, तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट सेक्टर आज भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है एयर पोल्यूशन में। तो उसको बदलने की जरूरत है, उसमें हम अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाए, डेडिकेटेड बसेज। अगर मैं अपने घर से अब ऑफिस तक जाता हूँ, हर रोज एक गाड़ी लेकर के जाता हूँ, ट्रैफिक जाम में फंसता हूँ, मेरे पैरेलली अगर एक डेडिकेटेड बस के लिए लेन बना दी जाए और वो लेन मुझे 15 मिनट में मेरे ऑफिस में पहुंचाए, बजाय कि मेरी कार जो 40 मिनट में पहुंचा रही है, शायद 7 दिन मैं नहीं जाऊंगा उस बस में, क्योंकि मुझे अपना कंफर्ट, प्राइवेसी, पर्सनल स्पेस, बहुत सारी चीजें आजकल शहरों में हम ध्यान में रखते हैं। लेकिन जब 7 दिन लगातार मैं 25 से 30 मिनट लेट पहुंच रहा हूं अपने ऑफिस में अपनी कार से, तो मैं 8वें दिन वो बस पक्का ले लूंगा और वो अफोर्डेबल भी होगी। तो ऐसे हमें अपने जो अर्बन ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी सिस्टम उनको बदलने की जरूरत है। एक भोलाराम जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि पहले ट्रांसपोर्टेशन को एक मुख्य सोर्स माना जाता है, शायद आज भी माना जाता है, लेकिन जब इन्होंने स्टडी की 2003-4 के आसपास, थर्मल पावर प्लांट एक बड़ा कंट्रीब्यूटर आया और 2018 तक थर्मल पावर प्लांट्स को दिल्ली से बंद कर दिया गया। अब इससे समझ ये थी कि थर्मल पावर प्लांट पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। इसका मतलब है कि जो दिल्ली का एयर शेड है वो सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, दिल्ली के 300-400 किलोमीटर दूर से भी हवाएं आती है। लेकिन आप देखिए 2004 से लेकर के अब तक कम से कम 11 नए कोल बेस्ड पावर प्लांट्स दिल्ली एनसीआर में आ गए हैं और वहां पर उनका जो पोल्यूशन कंट्रोल करने की जो तकनीक है, जो भारत में भी मौजूद है, बड़े बड़े देशों ने, चाइना ने, यूएस ने, यूरोप ने, या जिसने भी हवा साफ की, सबने वो टेक्निक अपनाई है। वो भारत में एक नोटिफिकेशन आया, लगाना था सारे पावर प्लांट को, लेकिन अब लगभग 80% पावर प्लांट्स को एग्जाम कर दिया गया। तो इससे, उस स्टडी से और इस 20-25 साल के समय से हमें ये सीखना चाहिए, अगर कोई पोल्यूशन का सोर्स इस्टेब्लिश हो चुका है तो उसको आपको या तो पहली बात तो उसको एक्सपेंड करना ही नहीं है, लेकिन एनर्जी नीड्स बढ़ रही हैं तो कोयले से बिजली चाहिए थी, तो जब आपको बिजली चाहिए तो उसका जो पोल्यूशन कंट्रोल एट सोर्स है वो इतना एफिशिएंट आप बनाइए कि उससे कम से कम पोल्यूशन निकाला जा सके। तो ये दिखाता है कि पॉलिसी डिस्कनेक्ट जो होता है कि एक जगह की पॉलिसी, चाहे हमें पता है ये ज्यादा पोल्यूटिंग सोर्स है तो यहाँ अलग पॉलिसी होगी, लेकिन हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में जाकर के वो पॉलिसी बदल जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें कोहेसिव पॉलिसी बनेगी तभी सोल्यूशन निकलेगा। डेफिनेटली। और पॉलिसी सर इस तरह की होनी चाहिए मोहन जॉर्ज सर कि वो पॉलिसीज लॉन्ग लास्टिंग हो और ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल हो, क्योंकि अगर दिल्ली की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं दूसरे शहर में हो जाए तो हमारा पर्पस तो डिफीट हो रहा है ना। देखिए, शायद हमारी असफलता का एक कारण ये भी है कि हम इन प्रॉब्लम्स को अपने अपने शहर में खत्म करना चाह रहे हैं। और मैं हर समय कहता हूं दिल्ली एक बहुत बढ़िया लैब है। सिर्फ 1400 कुछ स्क्वायर किलोमीटर, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, हाईएस्ट वेहिकुलर डेंसिटी, greenest city of course, 30,000 kilometer of the road and about 8 million vehicles, registered vehicle, and at any given time about 1.5 to 2 million vehicles on the road. और उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं सिर्फ दिल्ली में। और डिफरेंट सोर्स अपॉर्चुनिमेंट स्टडीज ये बताती हैं कि 40% बाहर से आ रहा है, किसी मौसम में 60% बाहर से आ रहा है। इस वजह से अगर हम इस प्रॉब्लम को वास्तव में सॉल्व करना चाहते हैं तो हम एयरशेड बेस पर एक्शन लेने पड़ेंगे। ये दिल्ली वर्सेस पंजाब और दिल्ली वर्सेस कोई फुटबॉल मैच नहीं हो रहा है। हमको इस पूरा, जैसे अभी विंटर सीजन का प्रॉब्लम है, हमें पूरा इंडो गैंगेटिक प्लेन देखना पड़ेगा। क्यों बर्न हो रहा है? क्या अगर क्रॉप बर्न हो रहा है तो क्या हम और कोई क्रॉप नहीं लगा सकते हैं? क्या वेहिकुलर डेंसिटी हम कंट्रोल कर सकते हैं? सुनील ने बहुत अच्छा प्रपोजल दिया। मैं 4 दिन बस नहीं लूंगा, 5वें दिन बस लूंगा जब मुझे पता पड़ जाएगा कि वो टाइम पर पहुंचती है। अभी दिक्कत क्या है, मुझे नहीं पता मेरी बस कब आएगी और मुझे नहीं पता ये बस पहुंचेगी कब। दूसरी चीज, ऑफ कोर्स सिक्योरिटी इज अनदर रीजन। अगर मैं वहां उतरता हूं तो मेरे को लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। तो हमें ये सब चीजें सोच के इनको ठीक करना पड़ेगा। हमें अपने प्रॉब्लम्स को एयरशेड बेस पे मैनेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दिल्ली का प्रॉब्लम मैं अगर किसी रूरल बेल्ट में फेंक दूंगा तो वहां ठीक हो जाए, वहां प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई फायदा नहीं। और दिल्ली में भी उसका इंप्रूवमेंट नहीं होगा।
इसलिए एयर शेड बेस देखना पड़ेगा और लॉ हैंगिंग फ्रूट से हमें शुरू करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं मुझे और आपको इस प्रॉब्लम को ओन करना पड़ेगा कि ये मेरा प्रॉब्लम है। हमें बताना पड़ेगा सरकार को कि मेरे इलाके में ये प्रॉब्लम हो रही है, ये बर्निंग हो रही है, इसको रोकना है। यहाँ रोड खराब है, इसको ठीक करना है। दिस इज कंप्लेन करने से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होगी और जैसे ही सरकार भी अगर सख्त होती है कि भाई कंजेशन टैक्स लगा दे किसी पर्टिकुलर एरिया में या जहां पर अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद है वहां पर डिस्करेज करने के लिए लोगों के प्राइवेट व्हीकल्स कुछ अलग से फीस ले आए तो फिर लोगों को पसंद नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं हमें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी होगी। लेकिन सर अगर हम एक बात करें बोला जी, बहुत सारे हम वर्ड सुनते हैं, एरोसोल की वो आ गई है, क्लेयर आ गई है, NO2 ज्यादा हो गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलकर ये क्रिएट हो रहा है, PM 2.5, अलग अलग टर्म्स होते हैं। तो दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा पोल्यूशन है और उसको कैसे कर्ब किया जा सकता है? बेसिकली जो स्टडीज हैं उसके हिसाब से पार्टिकुलेट मैटर की प्रॉब्लम है, जो कि फाइन पार्टिकल्स। अभी हमसे पहले जो वार्तालाप हो रहा था, डिस्कशन हो रहा था, उसमें डॉक्टर्स ने भी कहा कि किस तरह से लंग्स हमारे अफेक्ट हो रहे हैं। उसमें एक नॉन स्मोकिंग पर्सन के लंग्स भी वैसे ही हैं जैसे स्मोकिंग करने वाले पर्सन के हैं। तो पार्टिकुलेट मैटर्स पे ध्यान देने की जरूरत है। और पार्टिकुलेट मैटर्स केवल डायरेक्ट सोर्स से नहीं आ रहा है, सेकेंडरी सोर्सेज भी हैं, सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर्स भी बन रहे हैं हवा में। तो उस तरह से जो स्टडीज हैं, हमारी साइंटिफिक स्टडीज हैं, उनको पॉलिसी के द्वारा अगर प्रोग्राम्स में लाया जाए, उसको एग्जीक्यूट किया जाए, तो उन सोर्सेज को हमें कर्व करना होगा जहां से पार्टिकुलेट मैटर सबसे ज्यादा आ रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और उसके लिए जो भी एक डायनेमिक्स चाहिए, एमिशन इन्वेंट्री या सोर्स अपोर्समेंट स्टडीज में, ऐसा नहीं है कि हमने 2017 में कर लिया उसी एमिशन इन्वेंट्री को हम अभी तक यूज किए जा रहे हैं। तो वो जरूरी है कि वो लगातार एक डायनेमिक वे ऑफ प्रिपेयरिंग एमिशन इन्वेंट्री और उसके बेस्ड पे डिसीजंस हो, तब जाके समाधान आएगा। आप तीनों लोग हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए हैं और अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स हमारे साथ शेयर किए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन में शामिल होने के लिए। और साथ ही जो बेहतरीन बात यहाँ पर निकल कर आई है कि भाई ठीक है, जो बड़े पॉलिसी डिसीजंस हैं जिनमें वक्त लगेगा वो आप देर सबेर कर लीजिएगा, लेकिन जो बिल्कुल लो लाइंग फ्रूट है, यानी कि जो बहुत आसानी से हो सकते हैं, उन बदलावों को आप अपने स्तर पर भी लाइए और पॉलिसी मेकर्स भी लाएं तो बेहतर रहेगा। फिलहाल इस सेशन में इतना ही।